अक्सर जब हम मेडिकल डायग्नोसिस या किसी बीमारी की बात करते हैं ना, तो जहन में एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल एक बाइनरी सी अप्रोच होती है। एग्जैक्टली सोचें, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या होता है? हम सीधा एक्सरे करवाते हैं। और फिल्म पर वो सफेद और काले रंग का कॉन्ट्रास्ट नजर आ जाता है। सही कहा। और डॉक्टर सीधा उस टूटी हुई जगह पर इशारा करके कहता है कि भाई ये रहा मसला और ये रहा इसका इलाज। मतलब या तो इंसान बीमार है या ठीक है। बिल्कुल। या हड्डी टूटी है या नहीं टूटी। और सच कहूं तो इस वजाहत में हम सबको एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल सामने होती है। और उस वजाहत की वजह यह है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हमेशा से इसी यानी जो ब्रेक फिक्स मॉडल है उस पर चलती आई है। ब्रेक फिक्स मॉडल? हाँ, यानी जब गाड़ी खराब होगी तभी मैकेनिक के पास जाएगी। अच्छा, सही। लेकिन जब हम सिर्फ इलाज से निकलकर रोजमर्रा की सेहत यानी एवरीडे हेल्थ और सेल्फ केयर की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे वाली शार्प लाइन अचानक बहुत धुंधली हो जाती है। वाकई वहां तो कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती। बिल्कुल। फिर मसला सिर्फ इलाज का नहीं रहता, फिर बात आती है एहतियात की, बेहतर महसूस करने की, अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन रखने की। यह एक मुकम्मल तौर पर अलग माइंडसेट है। और इसी अलग माइंडसेट को समझने के लिए आज हम इस तफसीली जायजे में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर रोशनी डालने वाले हैं। मेरा नाम सोहेल है और मैं मिशा हूँ। और आज का हमारा मकसद दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनीज में से एक यानी हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड की 2025 की एनुअल रिपोर्ट का गहराई से मुताला करना है। लेकिन यहाँ हम क्लियर कर दें कि ये कोई आम मालियाती रिपोर्ट की ड्राई सी रीडिंग नहीं होने वाली। हाँ, बिल्कुल नहीं। इस डेटा और इन नंबर्स के पीछे दरअसल एक ऐसी सप्लाई चेन और बिजनेस मॉडल की कहानी छुपी है जिसने वाकई हिस्टोरिक तरक्की हासिल की है। तो आए इस कहानी के आगाज से शुरू करते हैं, क्योंकि देखें, हेलियन अचानक से आसमान से तो नहीं उतरी। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सही कह रहे हैं। अगर हम इनकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की लाइन ट्रेस करें तो इस एंटिटी का वजूद पहले ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके पाकिस्तान के कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस के तौर पर था, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मा जाइंट थी। एग्जैक्टली। फार्मा इंडस्ट्री की जबान में जीएसके एक ऐसी जाइंट कंपनी थी जिसका असल फोकस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पर था। यानी वो दवाइयाँ जो डॉक्टर्स शदीद बीमारियों के लिए लिख कर देते हैं। हाँ, लेकिन 2015 में उन्होंने इस कंज्यूमर हेल्थ केयर हिस्से को अलग करने का यानी डीमर्जर का प्रोसेस शुरू किया। और ये एक लंबा प्रोसेस था। बिल्कुल। ये प्रोसेस चलता रहा यहाँ तक कि मार्च 2017 में ये एंटिटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बाकायदा लिस्ट हो गई। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि डीमर्जर सिर्फ पेपर पर नहीं होता, इसमें मुकम्मल कल्चर चेंज शामिल होता है। हाँ, पूरा माइंडसेट बदलना पड़ता है। फिर 2022 में एक ग्लोबल शेकअप हुआ। ग्लोबल सतह पर जीएसके पीएलसी ने अपने कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन को पूरी तरह अलग कर दिया, जिसके नतीजे में हेलियन पीएलसी वजूद में आई। और फिर उसी ग्लोबल तब्दीली के असर से जनवरी 2023 में पाकिस्तान में भी इस एंटिटी का नाम बदलकर हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड रख दिया गया। सही। और रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हेलियन नेदरलैंड्स के पास इसके 85.79% शेयर्स हैं, जो तकरीबन 10 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स बनते हैं। इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को समझना दरअसल सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, बल्कि इनके मौजूदा बिजनेस मॉडल का जो कोर इंजन है उसे समझने की चाबी है। वो कैसे? देखें, जीएसके के अंदर रहते हुए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमेशा अनप्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साये में रहते थे, जो कंपनी को बिलियंस कमा कर देते थे। अच्छा। फार्मा कल्चर इंतहाई स्लो होता है, हेवीली रेगुलेटेड और टोटली R&D ड्रिवन होता है। और कंज्यूमर हेल्थ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। कंज्यूमर हेल्थ फास्ट मूविंग है, मार्केटिंग हैवी और रिटेल ड्रिवन होता है। इन दोनों को अलग करना जरूरी था ताकि कंज्यूमर ब्रांड्स को आज़ादी से ग्रो करने का एनवायरनमेंट मिल सके। मुझे ये पूरी तब्दीली सोचकर एक बड़ी अजीब सी मिसाल याद आ रही है। कैसी मिसाल? ये डीमर्जर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े, हाईली स्ट्रेसफुल और मसरूफ जनरल हॉस्पिटल से किसी ने एक छोटा सा प्रीमियम वेलनेस क्लिनिक अलग कर दिया हो। अच्छा, ये मिसाल बहुत फिट बैठती है इस पर। है ना? मतलब हॉस्पिटल का पूरा फोकस इमरजेंसी और शदीद ट्रॉमा पर होता है। वहाँ किसी को इस बात की फिक्र नहीं होती कि मरीज का लाइफस्टाइल कैसा है। बिल्कुल, वहां तो जान बचाना पहली प्रायोरिटी होती है। हाँ, लेकिन वो जो नया वेलनेस क्लिनिक वजूद में आया है,
उसकी पूरी साइंस ही इस बात पर खड़ी है कि इंसान को उस ट्रॉमा सेंटर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसका पूरा फोकस प्रिवेंशन पर है। सही। लेकिन इस वेलनेस क्लिनिक की आज़ादी के बावजूद एक पॉइंट ऐसा है जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिहाज से मुझे काफी हैरान कर गया। आप इनके सर्विस फी मॉडल की तरफ इशारा कर रहे हैं? एग्जैक्टली। हाँ, वो वाकई में एक यूनिक अरेंजमेंट है। रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर बताती है कि ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मार्केटिंग ऑथराइजेशंस और परमिशंस की मुंतकली का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सही। नतीजा ये है कि हॉल्यून के बहुत से टॉप ओवर द काउंटर यानी ओटीसी प्रोडक्ट्स अभी भी फिजिकली जीएसके पाकिस्तान ही बना रहा है और मैनेज कर रहा है। इसके बदले में हॉल्यून उनको एक सर्विस फी अदा करता है। हाँ, ये सेटअप अभी चल रहा है। मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। जरूर। अगर एक कंपनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है लेकिन उसकी सप्लाई चेन और कोर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उसके पिछले पेरेंट के हाथ में है, तो ये तो एक पेचीदा और वल्नरेबल बिजनेस मॉडल हुआ ना। देखने में ऐसा ही लगता है। भाई, आप अपना कोर काम किसी और से करवा रहे हैं, ये मॉडल उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय ग्रो कैसे करने दे रहा है? देखें, पहली नज़र में ये वाकई सप्लाई चेन का एक नाइटमेयर लगता है, लेकिन अगर डीपली एनालाइज करें तो ये ट्रांजिशन के दौरान सर्वाइवल की बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। वो कैसे? बात दरअसल रेगुलेटरी मशीनरी की है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी किसी भी दवाई के लेबल्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट और रेगुलेटरी परमिशंस को तब्दील करने का अमल महीनों नहीं सालों का वक्त लेता है। अच्छा, मतलब ये रेड टेप का इशू है। बिल्कुल। अगर हालियन इस जिद में पड़ जाता कि भाई जब तक सारी परमिशंस हालियन के नाम पर नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे, या नए सिरे से फैक्ट्री लाइंस लगाने का वेट करते, तो उनका मार्केट शेयर रातों रात जीरो हो जाता। कॉम्पिटिटर्स उनकी शेल्फ स्पेस खा जाते। एग्जैक्टली। यानी उन्होंने पेपर वर्क की इस रेड टेप को अपने ऑपरेशंस रोकने का बहाना नहीं बनने दिया। उन्होंने प्रोडक्शन का सरदर्द जीएसके के पास ही रहने दिया। यही तो इस स्ट्रैटेजी का मास्टर स्ट्रोक है। इस सर्विस फी मॉडल ने इसेंशियली हालियन को एक आजाद मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग पावर हाउस बना दिया है। सही। बैकएंड पर फैक्ट्री लाइंस चल रही हैं, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है, और ये सब एक ऐसी कंपनी कर रही है जिस पर इन्हें अंधा एतमाद है, क्योंकि वो उन्हीं का पुराना हिस्सा थे। बिल्कुल। इसने हेलियन के मैनेजमेंट को ये लग्जरी दी है कि वो फैक्ट्री के ऑपरेशंस में उलझने की बजाय अपना पूरा टाइम, एनर्जी और पैसा कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझने में लगाएं। यानी उन्होंने अपने सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल रिस्क को आउटसोर्स कर दिया है। हाँ, एक तरह से। और इस फोकस स्ट्रैटेजी का नतीजा इनके 2025 के फाइनेंशियल नंबर्स में इतना जोर से नजर आता है कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। वाकई नंबर्स तो काफी इंप्रेसिव हैं। आइए उन हैरत अंगेज एदादो शुमार की थोड़ी मैकेनिक्स समझते हैं। जरूर। 2025 में हेलियन पाकिस्तान ने 15.86% की रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड की। खालिस मुनाफा यानी बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट 6373 मिलियन रुपीस रहा, जो तकरीबन 6.3 बिलियन रुपए है। हाँ, और इनकी अर्निंग्स पर शेयर जो पिछले साल 39.11 रुपीस थी, वो शूट करके 54.45 रुपीस पर आ गई। और इन नंबर्स को इफेक्टिवली रीड करने के लिए ना मैक्रो इकोनॉमिक हालात को जहन में रखना होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट स्पेसिफिकली हाईलाइट करती है कि ये हिस्टोरिक आमदनी ऐसे एनवायरनमेंट में आई है जहां कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रास्टिकली स्क्वीज हो चुकी थी। आवाम के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम रह गई थी। मैं इसी पॉइंट पर आपसे सवाल करना चाहता था। पूछिए। क्योंकि यहाँ नंबर्स और कंज्यूमर साइकोलॉजी आपस में टकरा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? एक आम इंसानी रवैया ये है कि जब इन्फ्लेशन एक्सट्रीम पर हो, ग्रोसरी के बिल्स डबल हो जाएं, यूटिलिटी बिल्स आसमान से बातें कर रहे हो, तो लोग अपना खर्चा काटते हैं। हाँ, लोग सस्ती चीजें ढूंढते हैं। लेकिन इनके नंबर्स कह रहे हैं कि इनका ओटीसी पोर्टफोलियो, जिसमें पेनाडोल और कैसीसी 1000+ जैसे ब्रांड शामिल हैं, वो 16% ग्रो कर गया। सही। और इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इनका एफएमसीजी सेगमेंट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें सेंसोडाइन और पैरोडोंटेक्स जैसे ओरल हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, उसने 38% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। ये वाकई बड़ी हैरत की बात लगती है। सोचें जरा, सेंसोडाइन एक प्रीमियम टूथपेस्ट है। महंगाई के दौर में एक आम शख्स किसी सस्ते जेनेरिक टूथपेस्ट पर डाउनग्रेड क्यों नहीं कर रहा? ये 38% ग्रोथ कैसे हो रही है? ये दरअसल प्रिवेंटिव वेलनेस
और एक कॉन्सेप्ट होता है लिपस्टिक इफेक्ट। ये उसकी एक एडवांस फॉर्म है। लिपस्टिक इफेक्ट? हाँ, देखें, पहली बात, आज का कंज्यूमर अपने वालिदैन की निस्बत सेहत के मामले में कहीं ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। सही। वो जानता है कि दांतों की सेंसिटिविटी एक ऐसा मसला है जिसे अगर इग्नोर किया तो कल किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में हजारों रुपए का बिल बनेगा, रूट कैनाल होगा। ओह अच्छा, तो वो फ्यूचर कॉस्ट से डरते हैं। एग्जैक्टली। उस बड़ी तकलीफ और बड़े बिल से बचने के लिए कंज्यूमर रोजाना एक प्रीमियम टूथपेस्ट पर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना कंप्लीटली लॉजिकल समझता है। यानी ये उनके लिए खर्चा नहीं बल्कि एक तरह का सस्ता इंश्योरेंस प्रीमियम बन गया है। सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। लोग शायद कपड़ों की शॉपिंग रोक दें, बाहर खाना खाना कम कर दें, लेकिन जिस ब्रांड से उन्हें फिजिकली पेन रिलीफ मिलता है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वाकई, सर दर्द में तो कोई रिस्क नहीं लेता। हाँ, जब आपके सर में दर्द होता है तो आप किसी ऐसे नए सस्ते ब्रांड की गोली नहीं खाते जिसका आपने नाम तक ना सुना हो। भरोसा यहाँ सबसे बड़ी करेंसी है। और हालियोन ने इसी भरोसे को मोनेटाइज किया है। बिल्कुल। इनका एफएमसीजी पोर्टफोलियो महंगाई में इसलिए 38% ग्रो किया क्योंकि इन प्रोडक्ट्स ने खुद को लग्जरी से निकालकर एसेंशियली सर्वाइवल किट में शामिल करवा लिया है। ये वाकई मार्केट पोजीशनिंग का मास्टर क्लास है। लेकिन मिशा, कोई भी कंपनी सिर्फ पास्ट ग्लोरी या सिर्फ मार्केटिंग के जोर पर फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है और इन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। हाँ, कैपेक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। बिल्कुल। 2025 में इन्होंने 2009 मिलियन रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स शो किया। लोगों को अक्सर लगता है कैपेक्स शायद कोई पेपर पर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है, जबकि असल में ये रकम फिजिकल चीजों पर लगती है। एग्जैक्टली। यानी उन्होंने नई मशीनरी लगाई, प्रोडक्शन लाइंस की एफिशिएंसी बेहतर की और हाई क्वालिटी एश्योरेंस के सिस्टम्स इंस्टॉल किए। और इसी कैपेक्स का डायरेक्ट नतीजा इनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, क्योंकि अगर मशीनरी मॉडर्न ना हो तो आप नए फॉर्मूले मार्केट में ला ही नहीं सकते। और नए प्रोडक्ट्स आए भी हैं। हाँ, फरवरी 2025 में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 मल्टीविटामिन ब्रांड सेंट्रम को आखिरकार पाकिस्तान में लॉन्च किया, जिसके 2 वेरिएंट्स आए हैं, अडल्ट और सिल्वर। बिल्कुल। और इसके साथ ही इन्होंने पेनेडोल अल्ट्रा भी लॉन्च किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के मुकाबले में 2 गुना यानी 2x ज्यादा पेन रिलीफ देता है। ये जो सेंट्रम का लॉन्च है ना, ये इनके बिजनेस मॉडल के शिफ्ट का सबसे वाज़ेह सबूत है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये इलाज की लिमिट क्रॉस करके प्योर ऑप्टिमाइजेशन में आ गए हैं। सही। मल्टीविटामिन्स की कमी फौरन आपको बीमार तो नहीं करती, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरा देती है। इन्होंने उस पॉइंट को पकड़ लिया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ रिपोर्ट में एक ऐसी चीज है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। अच्छा, वो क्या? जनवरी 2025 में लाहौर में इन्होंने HPMI यानी हेलियन पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का बाकायदा आगाज किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और दिलचस्प बात यह है कि हालियन की ग्लोबल हिस्ट्री में पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया जहां ये ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। HPMI की सबसे अलग बात यह है कि ये आम कंज्यूमर्स या मरीजों के लिए नहीं बनाया गया। अच्छा, तो फिर किन के लिए है? ये स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए है। इसका मकसद मेडिकल कम्युनिटी को पेन मैनेजमेंट पर लेटेस्ट साइंस, एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड टूल्स फराहम करना है। एक सेकेंड, अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं तो ये ट्रेडिशनल FMCG अप्रोच तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी अचानक से यूनिवर्सिटीज में जाकर लोगों को मुफ्त कोडिंग क्लासेस और सर्टिफिकेशंस देना शुरू कर दे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहली नज़र में तो ये प्योरली PR यानी पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज लगती है, लेकिन मैं इसकी बुनियाद पर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी, पूछें। क्या इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना और डॉक्टर्स को एजुकेट करना वाकई इनकी सेल्स ड्राइव करता है, या ये सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक दिखावा है? देखें, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होगी, लेकिन इसके पीछे जो बिजनेस लॉजिक है वो फौलाद की तरह मजबूत है। कैसे? हेल्थ केयर में ब्रांड लॉयल्टी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर डॉक्टर होता है। एक आम कंज्यूमर पर तो टीवी मार्केटिंग काम करती है, लेकिन जब बात सिवियर पेन की हो तो कंज्यूमर वही लेता है जो डॉक्टर पर्ची पर लिख कर देता है। हाँ, ये बात तो है।
डॉक्टर जो कह दे वो पत्थर पे लकीर है। एग्जैक्टली HPMI के जरिए हमेलियन दरअसल उस प्रिस्क्राइबिंग हैबिट के कोर में एंटर हो रहा है। अच्छा। जब आप डॉक्टर्स को पेन के पीछे की असल साइंस सिखाते हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपने ब्रांड जैसे पेनाडोल अल्ट्रा को उस कैटेगरी का गोल्ड स्टैंडर्ड बना देते हैं। वो डॉक्टर जब भी पेन के मुतालिक सोचेगा, हमेलियन उसका पहला रेफरेंस पॉइंट होगा। ये वाकई एक अनब्रीचेबल मोट, यानी ऐसी दीवार बन जाती है जिसे कोई लोकल सस्ता ब्रांड आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। आप सीधा ओपिनियन मेकर के दिमाग में जाकर बैठ गए हैं, और ये लंबी गेम है जिसकी कंफर्मेशन इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन से भी मिलती है। जमशोरों साइट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इन्होंने जमशोरो साइट के लिए मजीद $4.8 मिलियन की सरमायाकारी की प्लानिंग शेयर की है रिपोर्ट में। ये वाज़े बताता है कि वो प्योरली फ्यूचर ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर बेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट कैसा? बिजनेस का स्केल बढ़ने के साथ ना आम तौर पर ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेटेड और महंगे हो जाते हैं, लेकिन इनके मालियाती डेटा में एक अजीब सा पैराडॉक्स नजर आता है। अच्छा, क्या पैराडॉक्स है वो? इनके टोटल एक्सपेंसेस और नेट सेल्स का जो रेशियो था वो एक्चुअली बढ़ने के बजाय ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ है? हाँ, पिछले साल उनके एक्सपेंसेस टोटल सेल्स का 17% थे और 2025 में ये रेशियो श्रिंक होकर 16% रह गया। 1%। देखें, 1% का डिफरेंस सुनने में तो बिल्कुल मामूली लगता है, लेकिन जब आपका रेवेन्यू बिलियंस में खेल रहा हो ना, तो ये 1% दरअसल टेंस ऑफ मिलियंस की बचत होती है, जो सीधा आपके नेट प्रॉफिट में जाकर गिरती है। एग्जैक्टली, मैकेनिज्म यही है। और सबसे फैसिनेटिंग बात बताऊं? हाँ। इन्होंने ये 1% बचत अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें काटकर या रॉ मटेरियल की क्वालिटी गिराकर नहीं की। तो फिर कैसे की? इन्होंने ये फायदा ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से निकाला है। माहौलियात से? हाँ, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ ग्रीन वॉश मार्केटिंग या दिखावा नहीं रहा, बल्कि ये हार्डकोर बॉटम लाइन रियलिटी बन गया है। ये पॉइंट तो मेरी सोच को बिल्कुल चैलेंज कर गया है। क्यों? अक्सर पब्लिक परसेप्शन यही है कि एनवायरनमेंट बचाने का मतलब लामहदूद कैपिटल बर्न करना है। हम सोचते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है। बिल्कुल, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन हालिया ने उस नैरेटिव को जमशोरो साइट पर बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। इनका गोल कार्बन नेट जीरो था और 2025 में इन्होंने अपनी टोटल कार्बन एमिशंस में 26% की मैसिव कमी की। ये कोई छोटा नंबर नहीं है एक इंडस्ट्रियल स्केल की फैक्ट्री के लिए। वाकई? ये सब उन्होंने किया कैसे? इनका सबसे बड़ा हथियार उनका सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट था। अच्छा, सोलर पर शिफ्ट हुए हैं। जी, जमशोरो फैसिलिटी में इन्होंने अपनी सोलर जनरेशन कैपेसिटी को 117% तक स्केल अप किया। अब उनका सोलर प्लांट 1.8 मेगावाट्स की कैपेसिटी रखता है। 1.8 मेगावाट्स? हाँ, इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अब उस विशाल फैक्ट्री की टोटल बिजली की जरूरत का 21% हिस्सा सीधा सूरत से आ रहा है। जबरदस्त। और ये कोई बेसिक सेटअप नहीं है। इसको पूरी तरह ऑटोमेटेड स्कैडा सिस्टम के जरिए चलाया और मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ग्रिड और सोलर का बैलेंस परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो सके। इस बात को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त शदीद एनर्जी क्राइसिस और आसमान छूते इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का सामना कर रहा है। बिल्कुल, बिल्स तो आग लगा रहे हैं। फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली का बिल किसी भी बिजनेस की कमर तोड़ रहा है। ऐसे में 1.8 मेगावाट सोलर एनर्जी इंजेक्ट करना प्योरली एक जीनियस मूव है ना? इन नंबर्स को अगर ब्रेक डाउन करें तो 1.19 मिलियन किलोवाट आवर्स बिजली उन्होंने खुद पैदा की। माहौल के नुक्ता नज़र से देखें तो 820 मेट्रिक टन CO2 की एमिशंस बची, जिसका असर वैसा ही है जैसे आपने 61,000 नए दरख्त उगा दिए हों। एग्जैक्टली। लेकिन जब इसको माशी अदाद से देखा जाता है तो फिगर और भी हैरानकुन है। पैसों में कितनी बचत हुई? इस इकदाम ने उन्हें सीधा 32 मिलियन रुपए का ऑपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 32 मिलियन रुपए सीधा बच गए। कॉर्पोरेट फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में इसे ग्रीन इज गोल्ड कहते हैं। सही। माहौलियात की हिफाजत अब महज CSR नहीं है, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुकी है। जब आप कम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरली गिर जाता है। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहती है। और उनका ये सस्टेनेबिलिटी मॉडल सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं रहा। अच्छा, और क्या किया? इन्होंने पानी के इस्तेमाल को भी हेविली टारगेट किया।
एक प्रोग्राम है अलायंस फॉर वाटर स्टुअर्डशिप, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइट पर वाटर विड्रॉल में ड्रामेटिक कमी की। वाटर विड्रॉल यानी जमीन से जो पानी निकालते हैं? हाँ बिल्कुल। 2018 के बेसलाइन के मुकाबले में पानी का इस्तेमाल 54% कम हुआ और सिर्फ पिछले एक साल यानी 2024 के मुकाबले में ये 20% मजीद ड्रॉप हुआ। ये तो आधे से भी कम रह गया। उन्होंने कूलिंग टावर्स को ऑप्टिमाइज किया और वेस्टेज को कंप्लीटली रोका। अब सोचें, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो रोजाना हजारों लीटर पानी कंज्यूम करता है, अगर वो 54% पानी बचा ले तो एनर्जी कॉस्ट और पंपिंग कॉस्ट वैसे ही ग्राउंड पर आ जाती है। सही। तो इस सारी गुफ्तगू और इन तमाम तहकीकी और मालियाती पहलुओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो एक बात वाज़ेह होती है। क्या? हॉलियन पाकिस्तान सिर्फ एक दवा साज कंपनी के तौर पर आगे नहीं बढ़ रही। इनका बिजनेस मॉडल इसेंशियली 3 मुख्तलिफ लेकिन बहुत पावरफुल इंजनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, वो 3 इंजन कौन से हैं? पहला इंजन है इनकी सप्लाई चेन की लचक। जहां रेगुलेटरी मुश्किल आई, उन्होंने सर्विस फी मॉडल जैसी पैचवर्क स्ट्रैटेजी बनाई और रेड टेप को अपना ऑपरेशन स्लो करने का मौका नहीं दिया। सही। दूसरा इंजन है इनकी अग्रेसिव मार्केटिंग और कंज्यूमर ट्रस्ट। इन्फ्लेशन और रिसेशन के दौर में लोग अपना बजट कट कर रहे थे, लेकिन वो अपने डेली पेन रिलीफ और ओरल केयर ब्रांड्स को कट नहीं कर पाए, जिससे इनका मार्जिन 15 से 38% तक ग्रो कर गया। बिल्कुल। और तीसरा इंजन है इनका ऑपरेशनल डिसिप्लिन। 2 बिलियन रुपए का कैपेक्स मशीन्स में इन्वेस्ट करना और 32 मिलियन रुपए बिजली से बचाकर अपने टोटल एक्सपेंस रेशियो को 17 से 16% पर ड्रॉप करना। ये तीनों चीजें मिलकर काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। ये कॉम्बिनेशन इन्हें प्योरली फ्यूचर प्रूफ बना रहा है। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज उनका विजन है। जब आप सिर्फ मर्ज ठीक करने वाली कंपनी नहीं रहते, बल्कि लाइफस्टाइल और रूटीन हेल्थ पार्टनर बन जाते हैं, तो कंज्यूमर आपसे तब भी प्रोडक्ट खरीदता है जब वो बीमार नहीं होता। ये बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन है। देखिए, लोग बीमार साल में शायद 1 या 2 बार होते हैं, लेकिन हेल्दी वो हर रोज रहना चाहते हैं। हालोमोस हर रोज की मार्केट को टारगेट कर रहा है और उनका ये सिर्फ शिफ्ट उन्हें ग्रोथ के एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले आया है। वाकई, इस मुकम्मल फ्रेमवर्क को समझने के बाद ये साफ जाहिर है कि हेल्थ केयर लैंडस्केप में पिछले 10 सालों में आने वाला इनकलाब अब आवाम के घरों के बाथरूम कैबिनेट्स में अपनी जगह पुख्ता कर चुका है। बिल्कुल कर चुका है। लेकिन इस पूरे मॉडल और रोजमर्रा की सेहत या प्रिवेंटिव हेल्थ के सुनामी को देखते हुए एक सोचने का मकाम जरूर जहन में उभरता है। वो क्या? वो ये कि जिस तरह लोग एहतियात को इलाज पर तरजीह दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स और सेल्फ केयर रूटीन्स जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गए हैं, तो क्या आने वाले 20 या 30 सालों में रिवायती दवासाज कंपनियां अपनी मौजूदा अहमियत पूरी तरह खो देंगी? ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या मुस्तकबिल में हफ्कतो डेड सिर्फ एक्सीडेंट्स के लिए रह जाएंगे और कंज्यूमर हेल्थ कंपनियां हमारे आम जिंदगी के 90% मेडिकल मसाइला अकेले ही कवर कर लेंगी? सोचिए जरा इस बारे में। ये वाकई उस आम एक्सरे की सफेद तस्वीर को दोबारा रीडिफाइन करने का वक्त है। इस तहकीकी सेशन में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।